नमस्कार दोस्तों। आपातकाल प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट 3 है और ये प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 पार्ट 18 आर्टिकल 352 360 के बीच में उल्लिखित है। मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्र प्रशासन या राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356, और तीसरा आपातकाल लगता है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जो कि भारत में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन हम बता दें, वित्तीय आपातकाल कभी भी 50 शब्दों पर 125 वर्ड्स पर आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपातकाल पर। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी पीसीएस और अन्य राज्यों के पीसीएस परीक्षा के प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई एसएससी आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें प्री और मेंस कंसोलिडेट स्टडी होगी और हम दोनों को एक साथ सारे विषयों पर प्री और मेंस के दृष्टिगत डिस्कशन करते रहेंगे। तो हम आप आगे आते हैं वित्तीय आपातकाल पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 30 में कहता है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, उसे मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करना होता है। तो यह भी केंद्र की मंत्रिपरिषद ही बताएगी कि क्या भारत या भारत के किसी क्षेत्र में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसके क्रेडिट को कोई खतरा है। अगर ऐसा है तो विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कैबिनेट या मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग आपका आपातकाल वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। राष्ट्रपति लेकिन 44वें संविधान संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति का यह आदेश न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा। मैं आपको पिछले वीडियो में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। भारतीय संविधान जगह जगह पर हमको रिव्यू की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देता है। उसके अंतर्गत ही ये समय हमारा जो आपकी न्यायपालिका है इस काम करती है। तो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में लागू किया गया था, इसके अंतर्गत इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया है। वित्तीय आपातकाल लागू होने की तिथि से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों को सामान्य बहुमत से अनुमोदन लेना होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 1 महीने के अंदर लोकसभा, राज्यसभा का विशेष बहुमत से समर्थन लेना पड़ता है। और अनुच्छेद 356 राज्यों में जो आपातकाल राष्ट्र प्रशासन लागू होता है उसके अंतर्गत, एवं आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत सामान्य बहुमत से 2 माह के अंदर अनुमोदन लेना होगा। तो आप रट लीजिए, प्री परीक्षा में आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने पर कितने माह के अंदर लोकसभा राज्यसभा का अनुमोदन लेते हैं। तो 1 माह। किस प्रकार से लेते हैं? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत एवं राज्यों का समर्थन। तो आप लिखेंगे विशेष बहुमत से। और आ जाएगा राज्यों में आपातकाल 356 के अंतर्गत, जिसे राष्ट्र प्रशासन कहते हैं, उसके अंतर्गत कितने दिनों के अंदर आपको लेना होगा। तो आप बोलेंगे 2 माह और सामान्य बहुमत से। ऐसा ही वित्तीय आपातकाल में होता है। वित्तीय आपातकाल में परिस्थिति क्या उत्पन्न होती है? वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सेंटर बहुत मजबूत हो जाता है, वो वित्तीय औचित्य के आधार पर काम करने लगता है। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मतलब कि कोई भी व्यय करेगा उसको औचित्य देखेगा, मितव्ययिता, ज़्यादा से ज़्यादा मितव्ययिता बरतेगा, चूँकि उस समय देश में आर्थिक या वित्तीय स्थिति गंभीर हो चुकी होगी। और दूसरी बात, वो किसी के भी वेतन भत्ते काट सकता है।
किसी के वेतन भत्ते कहाँ से, जजेस के भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस के भी वेतन भत्तों के कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। ये केवल वित्तीय आपातकाल में हो सकता है। अदरवाइज आपका एग्जीक्यूटिव को कोई पावर नहीं है कि एक बार निर्धारण के बाद उसमें किसी प्रकार का कटौती कर दिया जाए। आपके जुडिशरी के मामले में सभी वित्तीय निर्णयों को राष्ट्रपति के विचार हेतु प्रस्तुत कराना होगा। कोई भी वित्तीय निर्णय होगा, राज्य कोई वित्तीय निर्णय लेगा, संघ शासित प्रदेश कोई वित्तीय निर्णय लेंगे, वो सारे प्रपोजल्स, सारे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति महोदय के पास के विचारार्थ प्रस्तुत होंगे। और राष्ट्रपति महोदय की विचारार्थ प्रस्तुत होने का मतलब आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की विचारार्थ प्रस्तुत करना, मंत्रिपरिषद के, राष्ट्रीय या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष उसको प्रस्तुत करना माना जाता है। तथा राज्यों के वित्तीय अधिकारों को भी समाप्त कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों के वित्तीय अधिकार समाप्त हो जाएंगे और कोई भी निर्णय होगा, किसी प्रकार के बजट का आवंटन होगा, बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी खर्च राज्य नहीं करेंगे। तो आप वित्तीय आपातकाल के बारे में समझ गए। और जब भी वित्तीय आपातकाल समाप्त करना होगा उसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। एक आपका ऑर्डर जारी होगा राष्ट्रपति महोदय की तरफ से कि वित्तीय आपातकाल समाप्त किया जाता है। तो ये बात रही वित्तीय आपातकाल की। अब बात आती है कि आपातकाल प्रावधानों की आलोचना हमारे देश में बहुत होती है। खास तौर से मैंने आपको पहले बताया था कि खास तौर से सबसे अधिक आलोचना हुई थी जब हमने 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। ये ना तो वाह आक्रमण था और ना ही युद्ध था। ये माना गया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही हैं और इसके आधार पर लगा दिया। तो इससे बचने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था बाद में 78 में, जब जनता पार्टी सरकार आई। उन्होंने कहा था आंतरिक गड़बड़ी से नहीं काम चलेगा। उन्होंने 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कह दिया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, जब तक हथियार के साथ कोई विद्रोह न कर दे, देश के अंदर लोगों के बीच में विद्रोह न पैदा हो जाए और वो सशस्त्र विद्रोह न हो, तब तक हम आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे। तो हमने उस पर बहुत विवाद उत्पन्न हुए थे, आपको पता ही है, आप पढ़ेंगे, आगे चल के हम बात करेंगे 1975 और 77 के बीच में जो पोजीशन आई थी। और इसके साथ साथ तो एक तो हमारी 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ीकरण आपातकाल लागू हुआ था, उसमें बहुत अधिक आलोचनाओं के कारण आपातकाल के प्रावधानों की आलोचना स्टार्ट हुई। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तो राज्यों में जो आपातकाल लगता है वो तो हमेशा माना जाता था कि केंद्र सरकार उन राज्यों में, जिन राज्यों में उनके दल की सरकार नहीं है, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर उस सरकार के खिलाफ राज्यपाल के माध्यम से न्यूसेंस पैदा कराती है और क्या कहते हैं कि राज्यों की सरकार को ये अस्थिर करती है। ये हर सरकार पर ये आरोप प्रत्यारोप लगे रहे हैं। और इसीलिए जब 1994 में एसआर बोम्मई का केस आया तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और ये कहा था कि राज्यों में जब आपातकाल आप लगाते हैं तो कुछ मानकों का ध्यान रखें। अगर आप उन मानकों को ध्यान रखेंगे तो वो अनैतिक आपातकाल नहीं होगा, अन्यथा वो फिर जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आपातकाल को, प्रेसिडेंट रूल को अवैध घोषित किया है, जिससे केंद्र सरकार कोई आलोचना हुई है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये उचित नहीं माना जाता। तो आपका जो अनुच्छेद 356 है उसकी भी आलोचना की जाती रही है। 360 की आलोचना का तो कोई अभी विषय नहीं है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में लगा ही नहीं है। लेकिन अब कुछ आपातकाल प्रावधानों की जो आलोचना होती है तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहली आलोचना तो यही है कि संविधान संघात्मक है, लेकिन जब आप इमरजेंसी लगा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं, तो वो एकात्मक हो जाता है। मैंने संघात्मक और एकात्मक तत्वों में आपको बताया भी था कि आपातकाल के दौरान जो भारत एक संघात्मक राज्य है वो एकात्मक की ओर अग्रसित होता है। आप अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप मेंस में आप बेस ही बना लीजिएगा आपातकाल को, और आप देखिएगा कि प्रत्येक शक्ति केंद्र की ओर झुक जाती है, चाहे 352 का मामला हो और चाहे 356 का मामला हो और चाहे 360 का मामला हो। तीनों ही अनुच्छेदों
कि जो प्रभाव हैं वो केंद्र की ओर झुके हुए दिखते हैं। तो ये सच बात है कि आपातकाल में संघात्मक प्रकृति को खतरा होता है, क्योंकि वो एकात्मक की ओर चले जाते हैं। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है 352 के अंतर्गत मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। और दूसरी बात, सारी एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यों की भी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। कोई भी निर्णय राज्य नहीं लेंगे, वो केंद्र के परामर्श के लिए आएंगे, केंद्र के लिए विचार के लिए आएंगे। तो आपका संघात्मक प्रकृति को खतरा हो गया। कोई एग्जीक्यूटिव निर्णय ले नहीं सकता राज्य। तीसरी बात है कि केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र संबंधों में जो वित्त आयोग के माध्यम से करों, राजस्व, आय का जो बंटवारे का जो आपका रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो उस दौरान समाप्त हो जाते हैं। सारा फंड सेंट्रल के अधीन आ जाता है। तो एक यह भी आलोचना हो जाती है कि केंद्र राज्य संबंधों में सारा झुकाव केंद्र की ओर होता है। लेजिस्लेटिव की बात करें तो जब 352 लगता है उस समय पार्लियामेंट बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और कि राज्य सूची के जो 66 विषय हैं और जो समवर्ती सूची के विषय हैं 52, उन सब पर कानून बनाना प्रारंभ करती है संसद। और आपके संघ सूची के तो विषय उनके जो 100 हैं उस पर तो उनको बनाना ही बनाना है। तो उससे क्या होता है, संघात्मक प्रकृति को एक भी खतरा हो जाता है। राज्य की पूरी शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आती है। मैंने आपको बता दिया, चाहे 352 हो चाहे 356 हो, 352 में भी राज्य की पूरी शक्ति कार्यपालिका के पास आ जाएगी। और जब 356 लगता है तो हम राष्ट्रपति शासन इसीलिए कहते हैं। जब बात आता है कि राज्य में राज्यपाल शासन होना चाहिए, हम ये क्यों कहते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन से लगता है कि जब राज्य में आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से या राज्यपाल की सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहयोगी साथ में संलग्न कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। राज्य का मुख्य सचिव सहयोग करता है और ये सभी सहयोग राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए होता है। इसीलिए हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और राष्ट्रपति इसीलिए तानाशाह बन सकता है। चाहे 352, 356, 360 राष्ट्रपति तानाशाह बनने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन हमारे देश में ये कहा गया है, अनुच्छेद 74 ही कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। उनके सहयोग से राष्ट्रपति अपने काम करेगा। इसलिए ये जो शब्द है आलोचना का, राष्ट्रपति तानाशाह, इसको मैं कमजोर मानता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति तानाशाह हमारे देश में नहीं बन सकते हैं। उसको मंत्रिपरिषद के परामर्श से ये कह सकते हैं, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार मजबूत और तानाशाह बन सकती है। ऐसे मामले में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता शून्य हो जाती है। पहले बता दिया, सारे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, चाहे 352 लगा हो, चाहे 356 लगा हो या 360 लगा हो, भारत की पार्लियामेंट संसद के विचार हेतु रखी जाएगी। संसद के विचार हेतु रखे जाने पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता शून्य जाती है। मूल अधिकारों कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 20-21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार स्थिर रहते हैं। उस पर भी 20-21 को भी आपके मूल अधिकार जो नियम लिखे हुए हैं उसके अंतर्गत ही लागू किए जाएंगे। आप चाहें तो उसको जुडिशियल रिव्यू में चले जाएं, 20-21 का भी क्षरण किया जा सकता है। जैसे कि सामान्य मूल अधिकारों में नियम लागू होता है 20-21 के बारे में, वही नियम उस समय रहेंगे। तो आपके ये एक प्रकार का आलोचना थी। और आप इस प्रकार का मेंस का क्वेश्चन आता है तो इन सब चीज़ों को बनाकर आप लिख सकते हैं। अगले हम पार्ट में, भाग 4 में, आपातकाल प्रावधानों के संबंध में आईएएस और पीसीएस और विभिन्न परीक्षाओं के मुख्य परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, तो प्रश्न उसके उत्तर के गठन पे बात करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे। और मेरा ये उम्मीद है कि 21 दिन तक लगातार आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कहते हैं 21 दिन तक अगर किसी चैनल के साथ जुड़ जाइए, किसी के साथ जुड़े रहिए या कोई अपनी आदत बना लीजिए और उसको बार बार पुनरावृत्ति करिए तो एक आदत बन जाती है। अब मैं समझता हूँ कि अब आपकी आदत बन चुकी होगी, आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। और उन व्यक्तियों, उन स्टूडेंट्स या तैयारी करने के लिए सोच रहे जो अभ्यर्थी हैं, उन तक आप इसको शेयर कर देंगे ताकि सबको इस निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर
का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।